बेटा देखिए, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अब तक जो प्रॉब्लम किए हैं और अभी जो हम करने जा रहे हैं उसमें क्या फर्क है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। पूरा 2 मिनट आप ध्यान देके समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में आएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी जाएंगी। आज भी हमारा 3 प्रॉब्लम का टारगेट है, 2 मैं करवाऊंगा, एक आपको करना है। फुल कंसंट्रेशन रखिए। बेटा देखिए, मुद्दा ऐसा है कि जिस दिन से हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरू किया तब से लेके अब तक हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा 2 लोगों की बुक में सॉल्व किया है, एक ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉवी। और होता यह था कि एक ही सिचुएशन कंटिन्यूअस चलती थी। ए ने बी को माल बेचा, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, फिर ए ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, फिर वो बिल डिसऑनर हो गया, फिर सामने वाले पे ब्याज लगा दिया, फिर ब्याज के साथ एक नया बिल ले लिया, फिर वो नया बिल या तो ऑनर हुआ, रिटायर हुआ या डिसऑनर हुआ। ये हम अभी तक पढ़ते थे। मतलब अब तक हमारे प्रॉब्लम में जो स्टोरी दी होती थी वो 2 लोगों के बीच की होती थी। अब ऐसा नहीं। अब जो हमारे पास में बचे हुए जितने भी प्रॉब्लम है ये सारे सिचुएशनल प्रॉब्लम है, जहां पे आपको छोटी छोटी कंडीशंस बना के दी है जिनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हर एक कंडीशन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंडीशन है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस कंडीशन की एंट्री करके बताओ। फॉर एग्जाम्पल, एक आधा रिटायरमेंट का सिचुएशन दे देंगे, बोलेंगे एंट्री करो, तो आपको सिर्फ एक एंट्री करनी है रिटायरमेंट की। एक आधी कंडीशन दे देंगे रिन्यूअल की, कि भाई एक आदमी था उसने बिल रिन्यू करवा लिया, तो आपको एंट्रीज उतनी ही करना है जितनी रिन्यूअल के लिए जरूरी है। या अभी अभी रिसेंटली हमने इंसॉल्वेंसी के प्रॉब्लम किए हैं, तो उसमें आखिरी में बैड डेट की एंट्री, डेफिशिएंसी की एंट्री बनती है, तो उतना सिचुएशन आपको दे देंगे और बोलेंगे बस हमको उतनी ही एंट्री करके बताइए। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, बेटा बातें मत करो और पूरा ध्यान इधर दो, पूरे मन से इधर ध्यान लगाओ आप। हाँ हो गया ना, बंद करो ना। प्यार की भाषा समझती नहीं साला के, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी च रहती। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 6 अलग अलग कंडीशंस दी है और आप देखेंगे कि इन कंडीशंस का आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, ना आप कनेक्शन जोड़ने की कोई कोशिश कीजिए क्योंकि मिलेगा भी नहीं। तो आपको हर सिचुएशन को एक इंडिपेंडेंट सिचुएशन मानना है और वो सिचुएशन के मुताबिक जितना जरूरी है बस उतनी ही एंट्री करनी है, न सिचुएशन से ज्यादा न सिचुएशन से कम। अब कौन से बच्चे हैं जो ये एंट्रीज कर पाएंगे? तो जिन लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के शुरू किया, अभी आज अपना 18th लेक्चर है, तो जिन लोगों ने ये 17 लेक्चर ढंग से किए होंगे, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे होंगे, उनके लिए ये एकदम चिल्लर है, आसान है, इजीली किए जा सकते हैं, क्योंकि जो वहां पड़ा है वही नॉलेज यहाँ अप्लाई करना है, कुछ नया नहीं है। बस आपको एक एक सिचुएशन जो है वो आइडेंटिफाई करके उसकी एंट्री करते जानी है। 3 प्रॉब्लम का टारगेट है, 2 मैं करवा रहा हूं, मेरे बाद एक आपको करके देखना है। हेडिंग लिखना है पहले तो, क्वेश्चन 25, वन ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉवी। वन ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉवी। बेटा अब तक के प्रॉब्लम कैसे थे? एक ड्रॉवर होता था, एक ड्रॉवी होता था। अब एक ड्रॉवर है और मल्टीपल ड्रॉवी है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ आपको गोपाल की बुक में एंट्री पूछी है। अगर प्रॉब्लम की आखिरी लाइन आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि जर्नल एंट्री गोपाल की बुक में करो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिलीप का नाम है, थोड़ा आगे जाएंगे तो किशन का नाम है, थोड़ा आगे जाएंगे जेनी का नाम है, और थोड़ा आगे जाइए आप यहाँ तो नीता का नाम है, और थोड़ा आगे जाइए तो निखिल का नाम है, और थोड़ा आगे जाइए तो केनी जेनी का नाम। मतलब ड्रॉवर एक है पर उस एक ड्रॉवर ने बहुत सारे लोगों से डील की है।
और वो बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशंस आपको दे दी और बोला बेटा इस पे एंट्री करो। इसलिए हमने हेडिंग में क्या लिखा, वन ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉवी। उसके नीचे लिखिए कंडीशनल और सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। कंडीशनल और सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम जहां छोटी छोटी कंडीशंस, छोटी छोटी सिचुएशंस बनी हुई है और आपको उन कंडीशन या सिचुएशन के अनुसार एंट्रीज लिखनी है। फुल पेज फॉर्मेट बना लेना है। अच्छा, इस प्रॉब्लम की अच्छी बात यह है कि यहाँ एक इंसान के बुक में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि बाकी जो प्रॉब्लम हमने अब तक की है वो दोनों के बुक में पूछे जाते हैं, ड्रॉवर के बुक में भी और ड्रॉबी के बुक में भी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम किसी एक के बुक में ही पूछा जाता है। डेट पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज इन दी बुक्स ऑफ गोपाल जर्नल एंट्रीज। इन दी बुक्स ऑफ गोपाल जर्नल एंट्रीज। तो बेटा इस पूरे प्रॉब्लम में हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, गोपाल के। पहली कंडीशन पे आइए, बोलिए फॉर्मेट रेडी है। क्या लिखा है, गोपाल डिस्काउंटेड दिलीप्स एक्सेप्टेंस। थोड़ा लैंग्वेज पकड़ो, दिलीप्स एक्सेप्टेंस मतलब वो बिल जो दिलीप के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। अगर बेटा दिलीप बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो गोपाल को बिल मिल रहा है, तो गोपाल के लिए ये क्या हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया। गोपाल ने इस बिल रिसीवेबल को कहां से डिस्काउंट करवाया था, बैंक से। तो बैंक ने कहा था 10% ब्याज लगेगा 3 महीने के लिए। पेपर में वर्किंग पे मार्क होते हैं, नरेशन पे मार्क होते हैं, आपके फॉर्मेट पे भी मार्क होते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीजें नीट एंड क्लीन लिखने की आदत डालो। आपको संडे को टेस्ट देना है फाइनल अकाउंट्स पे, और क्राइटेरिया बताया क्या है कि 3 टेस्ट लूंगा अगले 3 संडे। ये 3 टेस्ट में जो लोग रेगुलर रहेंगे तीनों टेस्ट में और पास होंगे, उन लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा आगे की टेस्ट सीरीज के लिए। मतलब अभी मैं टेस्ट सीरीज की कोई लिस्ट नहीं बना रहा, पहले 3 टेस्ट लूंगा, फिर उसमें से जो बच्चे रेगुलर रहेंगे पास होंगे वो आगे की टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। तो आपके पास गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन है पढ़ाई करने को। फाइनल अकाउंट्स की पढ़ाई कीजिए आप लोग। तो बेटा यहाँ पे वर्किंग लिखेंगे 12,000 रुपए पे 10% के रेट से 3 महीने के लिए बैंक वालों ने ब्याज काटा 257, और ये ब्याज काट के हमारे बैंक खाते में पैसे जमा किए। तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा, असेट बढ़ती है तो डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 11,743 हमारे बैंक खाते में पैसे आए। उसके बाद डिस्काउंट कटा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 257
300 आ रहा। बेटा इंटरेस्ट का अमाउंट करेक्ट कीजिएगा 300, यानी हमारे बैंक खाते में पैसे आए 11,700 और डिस्काउंट कटा 300, तो पैसा मिला बैंक डेबिट, डिस्काउंट कटा डिस्काउंट डेबिट, और हमारा बिल रिसीवेबल बैंक में जाके जमा हो गया 12,000 टू बिल रिसीवेबल। नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। बेटा ये पूरे फॉर्मेट को डबल लाइन से बंद करो। अकाउंटेंसी में डबल लाइन इंडिकेट करती है कि हिसाब वहां खत्म हो गया है, तो उस लेवल पे आपका हिसाब खत्म हो गया है, डबल लाइन से बंद। क्योंकि मैंने बताया सिचुएशनल एंट्री है, सिचुएशन में जितना लिखा है उतनी एंट्री बनेंगी, बाकी आपको एंट्री को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए सिचुएशन 2 पे। कहा है जेनी का एक्सेप्टेंस। बेटा जेनी का एक्सेप्टेंस मतलब जेनी ने बिल एक्सेप्ट किया, यानी जेनी हो गई अपनी ड्रॉवी और उसका एक्सेप्ट किया हुआ बिल अपने लिए बन गया बिल रिसीवेबल। ये 8,000 का था जो हमने एंडोस कर दिया कपिल को। हमें कपिल के कितने पैसे देने थे? तो हमें कपिल के 14,500 रुपए देने थे। तो हमने 14,500 के अगेंस्ट कितने का बिल एंडोस कर दिया? 8 का, और ऊपर से उसको कितनी कैश ऑफर कर दी? 6,000। कैसे ऑफर कर दी? फुल सेटलमेंट में, कि भैया इतना पैसा लेके अब सेटल कर लो। तो इसका मतलब हमने कपिल को पेमेंट देने के लिए बिल का उपयोग किया। तो हु इज द रिसीवर? कपिल इज द रिसीवर। डेबिट टू द रिसीवर, कपिल का अकाउंट डेबिट 14,500। हमने कपिल को क्या दिया? तो हमारे पास 8,000 का बिल था, वो हमने कपिल को दे दिया। टू बिल रिसीवेबल, हमारे पास 6,000 कैश थी, वो भी हमने कपिल को दे दी। टू कैश 14,500 के अगेंस्ट हमने 14,000 दिए, यानी हमारा 500 रुपए का फायदा हो गया। टू रिबेट, अपने को रिबेट मिला। बीइंग बिल endorsed to Kapil and cash given, हमने कपिल को बिल एंडोर्स किया और हमने कपिल को कैश दी। फिर आगे बढ़िए। बेटा आगे लिखा है जेनी का एक्सेप्टेंस। जेनी का एक्सेप्टेंस मतलब जेनी हो गई ड्रॉवी और उसका एक्सेप्टेंस हमारे लिए बन गया बिल रिसीवेबल। हाँ क्या हो गया बेटा? मैंने सेकंड की जगह थर्ड करवाया। अच्छा अच्छा, सेकंड छूट गया अपना। ठीक है, इसको थर्ड लिख दो, यहां पे सेकंड ले लेते। चलो सेकंड पे आ जाओ। यहां लिखा है रिसीव्ड चेक ऑफ 6,000। हमको एक 6,000 का चेक मिला। स्वाभाविक बात है, चेक हम कहां जमा करवा देंगे? बैंक में। और हमको एक एक्सेप्टेंस मिला
बेटा एक्सेप्टेंस मिला मतलब किसी ने हमारा बिल एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्टेंस मिला मतलब क्या मिला? बिल रिसीवेबल। तो हमको 12,000 का बिल रिसीवेबल मिला। किससे मिला? किशन से। कितने रुपए के अगेंस्ट में मिला? 18,000। तो 12 और 6 कितने होते हैं? 18। तो 18 के अगेंस्ट 18, मतलब यहां कोई रिबेट नहीं है। एंट्री करेंगे। चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे जमा हुए 6,000। बिल रिसीवेबल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 12,000। और हमको ये किशन ने दिया, किशन का अकाउंट क्रेडिट 18,000। बिंग चेक एंड बिल received from किशन। बिंग चेक एंड बिल received from किशन। तो अपनी 3 सिचुएशंस हो गई, पहली, दूसरी और तीसरी। चौथे पे आइए। बेटा चौथे में लिखा है बैंक पेड नोटिंग चार्जेस एज नीता डिसऑनर्ड द बिल। बेटा नीता ने बिल डिसऑनर किया, तो बैंक ने नोटिंग चार्ज क्यों पे किए? तो इसका कारण यह है कि हमने बैंक से लोन लिया होगा, उनको अपना बिल दे दिया होगा। बेटा आप लोग ध्यान से सुना करो ना, फिर गलतियां करते। फुल कंसंट्रेशन रखो। आप सबसे ज्यादा चुप कब रहते? जब मैं लिखाता हूं। और सबसे ज्यादा बातें तब करते जब मैं समझाता हूं। समझना जरूरी है ना लिखने से ज्यादा। तो जब समझाऊं तो मुंह बंद रखा करो। तो हुआ ये कि बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए। सवाल यह है कि बैंक नोटिंग चार्ज क्यों पे करेगा? तो बैंक नोटिंग चार्ज इसलिए पे करेगा क्योंकि हमने बैंक से बिल को क्या करवाया है? डिस्काउंट। मतलब हम बैंक से क्या लेके बैठे हैं? लोन लेके बैठे हैं। अब हमने बैंक से लोन लिया, अपना बिल बैंक में जमा करवाया, बैंक वाले पैसा मांगने नीता के पास गए, नीता ने पैसे नहीं दिए। नीता ने पैसे नहीं दिए तो हमने बोला बिल हो गया डिसऑनर। और अगर बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी से पैसा लेना है और जो रिलेटेड पार्टी है उसको पैसा देना है। मतलब मुझे नीता से पैसे लेके किसको देने हैं? बैंक को। तो ये है 10,000। तो चौथे में 2 एंट्री बनेंगी। नंबर ए, मुझे नीता से पैसा लेना है, नीता का अकाउंट डेबिट 10,000। मुझे बैंक को पैसा देना है, बैंक का अकाउंट क्रेडिट 10,000। तो नीता से पैसे लेके बैंक को देने हैं। और ये हमने बार बार पढ़ा है कि डिसऑनर की एंट्री का रूल क्या है? ड्रॉवी को डेबिट करो, रिलेटेड पार्टी को क्रेडिट करो। बिंग बिल डिसऑनर्ड बाय नीता, बीइंग बिल डिसऑनर्ड बाय नीता। बेटा नीता ने बिल डिसऑनर किया, नीता ने बिल डिसऑनर किया और बैंक वालों ने 50 रुपए के नोटिंग चार्ज दिए। बैंक वालों ने 50 रुपए नोटिंग चार्ज दिए, मतलब हमको ये 50 रुपया नीता से लेना है और बैंक को देना है। तो एंट्री बनी, नीता का अकाउंट डेबिट, हमको नीता से पैसे लेने हैं, और बैंक का अकाउंट क्रेडिट, हमको बैंक को ये पैसे देने हैं। बिंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, बिंग
नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। तो आप देखिए जितनी सिचुएशन है उतनी एंट्री हो रही है। अगर एक एंट्री के लायक सिचुएशन है तो एक एंट्री हो रही है, अगर दो के लायक है तो दो हो रही है। जहां चार एंट्री के लायक सिचुएशन रहेंगी वहां पे हम चार एंट्री करेंगे। नंबर 5 बोला निखिल डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। कहता है निखिल ने अपना एक्सेप्टेंस डिसऑनर किया। बेटा निखिल ने अपना एक्सेप्टेंस डिसऑनर किया मतलब निखिल हमारा ड्रॉवी है, और एक्सेप्टेंस डिसऑनर हुआ जो हमने कहाँ भेजा था, बैंक में कलेक्शन के लिए। और डिसऑनर की एंट्री का नियम यह है कि ड्रॉवी को डेबिट करो और रिलेटेड पार्टी को क्रेडिट करो। मतलब अगर बिल डिसऑनर हुआ तो मुझे निखिल से पैसा लेना है और बैंक कलेक्शन अब मेरी असेट नहीं रहा तो उसका अकाउंट क्रेडिट करना है, क्योंकि जिस समय मैंने बैंक कलेक्शन में बिल भेजा था तो मैंने बैंक कलेक्शन अकाउंट को डेबिट किया था, ये मानते हुए कि बैंक वाले मुझे पैसा लाके देंगे। अब जब सामने वाले ने बिल को ही डिसऑनर कर दिया तो बैंक वाले तो पैसा नहीं देंगे। तो मैं कहूँगा कि निखिल से पैसे लेना है और बैंक कलेक्शन इज रिलेटेड पार्टी जिनसे अब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, उनका अकाउंट मुझे क्रेडिट करना है। तो डिसऑनर की एंट्री बन गई, निखिल से पैसा लेना है, निखिल अकाउंट डेबिट, और बैंक कलेक्शन अब मेरी असेट नहीं रहा तो बैंक कलेक्शन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। 6,000 being bill sent for collection, being bill sent for collection is dishonored by Nikhil. Being bill sent for collection is dishonored by Nikhil. फिर बोला है केनी इन्फॉर्म। ये बात, ये लैंग्वेज को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करो। जब भी आपको ऐसा कोई इन्फॉर्म करने वाला बंदा दिखे तो समझ जाना कि वो रिलेटेड पार्टी है। जैसे लिखा है बैंक इन्फॉर्म तो बैंक रिलेटेड पार्टी है, केनी इन्फॉर्म मतलब केनी रिलेटेड पार्टी है। तो केनी ने इन्फॉर्म किया मतलब केनी कौन है, तो केनी एंडोर्सी है। हमने केनी को बिल दिया होगा और केनी ने इन्फॉर्म किया कि बिल क्या हो गया, डिसऑनर, तो केनी एंडोर्सी है। केनी ने इन्फॉर्म किया गोपाल को, गोपाल वो इंसान है जिसकी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं। दैट जेनीज एक्सेप्टेंस, किसी का भी एक्सेप्टेंस हो तो वो व्यक्ति ड्रॉवी होता है, यानी खुद हमारा भी एक्सेप्टेंस रहेगा तो हम क्या बन जाएंगे, ड्रॉवी। तो जेनी का एक्सेप्टेंस है मतलब जेनी हो गई ड्रॉवी। क्या हुआ इस एक्सेप्टेंस का, तो कहता है ये एक्सेप्टेंस क्या हो गया, डिसऑनर। और जब भी बिल डिसऑनर हुआ ड्रॉवी से पैसा लेना है और रिलेटेड पार्टी जो है उसको देना है। मतलब डिसऑनर की एंट्री बनेगी कि मुझे जेनी से पैसे लेने हैं। हाँ, तो हुआ ये कि जेनी का एक्सेप्टेंस डिसऑनर हुआ, अपने को जेनी से पैसा लेना है, जेनी का अकाउंट डेबिट, और अपने को केनी को पैसा देना है, केनी का अकाउंट क्रेडिट। वैल्यू है इसकी 5,000। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। आगे लिखा है कि नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹75। नोटिंग चार्जेस जो है वो 75 रुपए के लगे। अब बेटा नोटिंग चार्ज कौन देता है,
तो जिसके पास बिल है, जिसके पास बिल है उसको बोलते हैं होल्डर ऑफ बिल। तो होल्डर ऑफ बिल यानी कि ये बिल अभी केनी के पास है, तो नोटिंग चार्ज कौन देगा? केनी। केनी पैसा किसको मांगेंगी? गोपाल को। और गोपाल ये पैसा किसको मांगेगा? जेनी को। यानी गोपाल बोलेगा मेरे को जेनी से पैसा लेना है और मेरे को केनी को पैसा देना है। तो जेनी से पैसा लेना है और केनी को पैसा देना है। Being noting charges paid by Kenny. Being noting charges paid by Kenny. बेटे पीछे के दो बेंच पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो सब उठो और यहाँ सामने फर्स्ट बेंच पे आके बैठो। उठो जल्दी। बेटा इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे अपने को रणवीर की बुक में एंट्रीज पूछी है। फॉर्मेट बनाएंगे फुल पेज, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। क्वेश्चन नंबर 24, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ रणवीर। जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ रणवीर। अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, जैसा मैंने कहा सिचुएशनल एंट्रीज है, छोटी छोटी कंडीशंस है और आपको कंडीशन के मुताबिक एंट्री करनी है जितना उस कंडीशन के लिए जरूरी है। अब जैसे अभी वाले प्रॉब्लम में आपने देखा किसी कंडीशन में एक एंट्री बनी, किसी में दो, पर यहाँ पे अगर आप देखिए तो कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी मिलेंगी जहां एक कंडीशन में 4 एंट्री भी बन सकती है। जैसे अगर आप रणवीर के पहले वाले केस को देखो तो क्या लिखा है, पढ़ो। कहता है रिन्यूड, रिन्यूअल करवाया गया, किसका? विंतुज एक्सेप्टेंस। विंतु का एक्सेप्टेंस मतलब विंतु हमारा कौन हो गया? ड्रॉवी। और वो ड्रॉवी हमारे पास आया और बोला भैया बिल को क्या करवा दो? रिन्यू करवा दो। तो जिस समय हमको विंतु से बिल मिला होगा उस समय हमने एंट्री लिखी होंगी। बोलिए रितेश जी, हमने क्या एंट्री लिखी होंगी? अच्छा, और मतलब कुछ तो भी चल रहा है क्लास में, है ना? ऐसा है। बैठिए बेटा, गोल्ड फिश होती है फिश पॉन्ड के अंदर, उसका अटेंशन स्पेन 30 सेकंड का है। 30 सेकंड मतलब गोल्ड फिश 30 सेकंड तक ध्यान लगा सकती है और इंसान का जो है वो घट के 17-18 सेकंड पे आ गया है। अटेंशन स्पेन, रील देखने के कारण हमारा अटेंशन स्पेन कम होता जा रहा है।
और क्लास रहती 1.5 घंटे की, तो 1.5 घंटे में तो अपने पे बेहोशी छाती, अपने को मरे जैसा लगता, मोक्ष की प्राप्ति हो गई ऐसा लगता। ध्यान दो ना बेटा, ध्यान देने के पैसे नहीं लगते। और ये दिमाग में रखो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उसी को मिलता है जो दिमाग चलाता है ना। रिक्शे वाला दिन भर रिक्शा खींचता, गड्ढा खोदने वाला दिन भर गड्ढे खोदता, कितनी मेहनत करता। लेकिन डॉक्टर आपको बोलता सांस लो, सांस छोड़ो, आपकी सांस आपको ही लेने लगा रहा, आपको ही छोड़ने लगा रहा। लाओ बोलता 400 रुपये। तो काय का पैसा ले रहा डॉक्टर? दिमाग का। दिमाग वालों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, हम वालों को कम मिलते हैं। तो आप सोच लो आपको किस कैटेगरी में रहना है। तो कृपा करके दिमाग लगाओ ना यार। और क्लास कोई इंटरटेनमेंट की जगह नहीं है ना, कि जहां मैं जोकर के जैसे जोक मारूं और आप हंसते रहे। अपन अच्छा, ये मामला इंटरटेनमेंट वाला है भी नहीं। मतलब मैं तो बच्चों को बोलता हूँ ना कि जब आप बोर्ड की एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे थे 10th में, तो आप हंस रहे थे क्या? वाह क्या पेपर आया, हाँ? मुस्कुरा रहे थे आप? नहीं ना, मामला सीरियस था। और अकाउंट वैसे भी थोड़ा सा सीरियस मामला है, तो थोड़ा ध्यान दो। आप ध्यान नहीं दोगे तो एक एक चैप्टर आपके हाथ से निकलता जाएगा और एक दिन सिलेबस खत्म हो जाएगा, समझे? तो कृपा करके ध्यान दीजिए। तो बेटा शब्दों को पकड़ो, लैंग्वेज को पकड़ो। रिन्यूड विंतुज एक्सेप्टेंस, विंतु वाला एक्सेप्टेंस रिन्यू हुआ, यानी कभी विंतु ने हमें बिल दिया होगा। अगर विंतु ने हमें बिल दिया होगा तो हमारे पास बिल आया होगा, उसको हमने कहा बिल रिसीवेबल। हमारे पास बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किसने दिया? विंतु ने। विंतु का अकाउंट क्रेडिट। कब की एंट्री है? जब विंतु ने हमको बिल दिया था तब की। अब कहते हैं विंतु हमारे पास आया और बोला भैया ये वाला बिल रिन्यू करवा दो। आपको 5 शब्द बताए हैं जो डिसऑनर को इंडिकेट करते हैं: रिन्यूअल, अप्रोच, रिक्वेस्ट, बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है रिन्यू करो, मतलब पुराने वाले को क्या करो? डिसऑनर करो। और अगर पुराना वाला बिल डिसऑनर हुआ तो आप डिसऑनर की एंट्री क्या करेंगे? ओरिजिनल एंट्री की रिवर्स, फ्लिप कर देंगे। तो आपके फर्स्ट कंडीशन में पहली एंट्री बनेगी विंतु अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। विंतु अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल being bill dishonored due to renewal, being bill dishonored ड्यू टू रिन्यूअल। फिर बेटा जब भी ये रिन्यूअल वगैरह होता है तो हम सामने वाले को बोलते कि देख भाई तू 10,000 तो नहीं दे सकता, तेरे पास जो है वही दे दे। तो ये हमको कितने रुपए कैश में देने को तैयार हो गया? 3,000। तो हमने कहा हमारे पास कैश आई, डेबिट व्हाट कम्स इन 3,000, और हमें ये कैश विंतु ने दी। विंतु का अकाउंट क्रेडिट 3,000, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। हमको पार्ट पेमेंट मिला। फिर आगे बढ़े तो कहता है ड्रॉइंग बिल फॉर द बैलेंस विथ इंटरेस्ट। हमने विंतु को कहा कि तेरे तरफ जो पैसे बचे हैं वो बचे हुए पैसे पे हम 15% ब्याज लगा देते हैं 2 महीने के लिए। तो बचे हुए पैसे पे ब्याज लगाएंगे। तो आप देखिए 10 का बिल था, 3 आपको नकदी मिल गए, तो 7,000 बचे। उस पे 15% ब्याज लगा 2 महीने के लिए। 7,000 का
15% 2 महीने के लिए 175। तो हम विंतु पर पैसा समय पे नहीं वो दे पाया, इसलिए ब्याज लगा रहे हैं। तो हमें विंतु से ब्याज का पैसा लेना है। बेटा जिस व्यक्ति से ब्याज का पैसा लेना है उस व्यक्ति का अकाउंट डेबिट करेंगे, विंतु का अकाउंट डेबिट करेंगे। और ब्याज हमारी इनकम है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो हम इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करेंगे। being interest charge on Vintu, being interest charge on Vintu, हमने विंतु पे इंटरेस्ट चार्ज किया। तो अब देखो 10 के बिल में से 3 मिले, 7 बचे। और बेटा ये 7,000 पे 175 का ब्याज लग गया, और हमने ब्याज सहित विथ इंटरेस्ट नया बिल ड्रॉ किया। तो हमने नया बिल ड्रॉ किया, हमको बिल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 7,175। हमको ये बिल विंतु ने दिया, क्रेडिट टू द गिवर, विंतु का अकाउंट क्रेडिट 7,175। being bill received from Vintu along with interest, being bill received from Vintu along with interest। तो आपने देखा कि रिन्यूअल की कितनी एंट्री बनी, 4। अब इमेजिन करो सामने वाला कोई पार्ट पेमेंट ना करे, तो इसी रिन्यूअल में कितनी एंट्री बन जाएंगी, 3। तो जैसी सिचुएशन रही आपको वैसी एंट्री करनी है। फिर आगे बढ़िए, कहता है एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹8,000 3 मंथ एट साइट। याद कीजिए हमने बिल के टाइप पे एक पूरा चार्ट बनाया था, उसमें इस कैटेगरी में हमने 2 बिल देखे थे, बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट। कितने लोगों को बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट का डिफरेंस पता है? ठीक, क्या है बेटा डिफरेंस बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट में? ड्यू डेट है, आफ्टर डेट बोला तो जो डेट जिस डेट पे बिल ड्रॉ होगा उस डेट से ड्यू डेट निकाली जाएंगी, और आफ्टर साइट मतलब जिस डेट पे वो एक्सेप्टेंस भेजेगा उस डेट से। ठीक, ये इसलिए पूछा इनसे कि सबूत रहे कि मैंने पढ़ाया है क्लास में। तो बाकी के बच्चे तो ऐसे थे, मूर्खों में कॉन्फिडेंस बहुत रहता, बोला ज्ञानी आदमी में कॉन्फिडेंस कम रहता, पर मूर्ख आदमी में कॉन्फिडेंस एकदम ऐसा बला का कॉन्फिडेंस रहता। उसको लगता कि बस मैं क्या हूं और क्या नहीं। तो वो टीचर कोई गलत बोलता है, हालांकि मास्टर ही बेकार है बोलते, इसको पढ़ाते नहीं आता बोलते, है ना। तो थोड़ा ध्यान दिया करो, इतना सारा सिलेबस है, क्या क्या समेटोगे समय पे, इसलिए क्लास में ध्यान दो। जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है तो उसमें 2 डेट लिखी जाती है, एक ऊपर एक नीचे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऊपर जो डेट लिखता है वो ड्रॉवर लिखता है, उसको बोलते हैं डेट ऑफ बिल। नीचे जो डेट लिखी जाती है वो ड्रॉवी लिखता है, उसको बोलते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जब ऊपर वाली डेट यानी बिल की लिखी हुई डेट, बिल लिखने की डेट से ड्यू डेट निकाली जाए तो उसको बोलते हैं बिल आफ्टर डेट। और जब नीचे लिखी हुई डेट यानी कि ड्रॉवी ने बिल देख के साइन कर लिया, देखना यानी साइट करना, तो जब ड्रॉवी ने बिल साइट करके साइन कर लिया वहां से ड्यू डेट गिन रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, बिल आफ्टर साइट बोलते हैं। तो हमने 8,000 रुपए का 3 महीने का एक बिल आफ्टर साइट जो है वो शास्त्री ने ड्रॉ किया था, उसको हमने एक्सेप्ट किया फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम 10,000 एंड बैलेंस पेड बाय चेक। बेटा यहाँ पे रणवीर की बुक में एंट्री हो रही है, इस वाले ट्रांजैक्शन में रणवीर ड्रॉवर है या ड्रॉवी है? इस ट्रांजैक्शन में रणवीर ड्रॉवर है या ड्रॉवी है?
ड्रॉ भी है, क्योंकि क्या लिखा है, एक्सेप्टेड अ बिल, रणवीर ने बिल एक्सेप्ट किया। अगर रणवीर ने बिल एक्सेप्ट किया तो रणवीर क्या बन गया, ड्रॉ भी। और ड्रॉ भी के लिए बिल हमेशा क्या होता है, बिल्स पेएबल। उसको किसके पैसे देने हैं, तो हु इज द रिसीवर, शास्त्री इज द रिसीवर। कितने देना है, 10। तो शास्त्री इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, शास्त्री का अकाउंट डेबिट। हमने शास्त्री को एक चेक दिया तो हमारा पैसा बैंक से कटेगा। हमने शास्त्री को चेक दिया 10 और 8 के बीच का डिफरेंस 2000 का, और 8000 का हमने बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किया। बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड चेक गिवन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड चेक गिवन। हमने बिल एक्सेप्ट किया और चेक दिया, बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड चेक गिवन। तीसरी कंडीशन पे आइए, लिखा है खान ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ 9000 विच वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन। बेटा हमको खान नाम के व्यक्ति से एक बिल मिला था और हमने ये बिल बैंक में कलेक्शन यानी वसूली के लिए भेजा। तो जिस समय हम ये बिल वसूली के लिए भेजेंगे हम कहेंगे बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, बैंक कलेक्शन अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से बिल गया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो हमने बिल को कहाँ भेजा, तो हमने बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा। तो खान ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ 9000 विच वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर कलेक्शन एंड बैंक डेबिटेड 150 बैंक चार्जेस। अब बिल हमारा है तो खान के पास जाके उसकी वसूली करना जिम्मेदारी हमारी है, पर हमने इस बिल के वसूली की जिम्मेदारी किसको दे दी, बैंक को। बैंक ने पैसे वसूल करके लाए, इसके लिए बैंक वालों ने हम पे क्या लगाए, चार्जेस। और ये जो बिल था 9000 का, इसमें से 150 रुपये उन्होंने काट लिए और हमको 8850 रुपये दे दिए। तो पैसा कहाँ जमा हुआ, बैंक में। तो हम कहेंगे बैंक में पैसे जमा हुए, बैंक अकाउंट डेबिट 8850, बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा बैंक वालों ने 150 रुपए के बैंक चार्जेस काटे, बैंक चार्जेस हमारा खर्चा है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। 150 रुपए के बैंक चार्जेस काटे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। और बेटा हमारा ये बिल किसके पास वसूली के लिए जमा किया था हमने, बैंक के पास। जिस समय जमा किया था उस समय बैंक कलेक्शन को अपनी असेट माना था। अब हमको पैसे मिल गए तो बैंक कलेक्शन हमारी असेट नहीं रहा, तो हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो हम बैंक कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, बैंक कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बिल sent in bank for collection, being bill sent in bank for collection is honored, being bill sent in bank for collection is honored।
हमने जो बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा वो ऑनर हुआ। फिर आगे बढ़िए, कहता है बैंक इन्फॉर्म। ये लैंग्वेज मैंने पहले भी समझाई आपको। बैंक इन्फॉर्म मतलब किसने सूचना दी? बैंक ने। बैंक रिलेटेड पार्टी हो गया, और इन्फॉर्म बोला तो कोई अच्छी खबर तो आने वाली है नहीं। इन्फॉर्म बोला मतलब बिल क्या होने वाला है? डिसऑनर। तो बैंक ने इन्फॉर्म किया कि कुश का एक्सेप्टेंस, यानी वो बिल जो कुश ने एक्सेप्ट किया था, यानी कुश हो गया ड्रॉ भी। कहता है विच वॉज डिस्काउंटेड, जो हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था, क्या हो गया? डिसऑनर। और बेटा बिल डिसऑनर हुआ तो नियम क्या है? ड्रॉवी से पैसा लेना है और रिलेटेड पार्टी को देना है। तो मुझे कुश से पैसे लेने हैं और रिलेटेड पार्टी बैंक है उसको पैसे देने हैं। तो एंट्री बनेंगी, मुझे कुश से पैसा लेना है और मुझे बैंक को पैसा देना है, क्योंकि जो बिल मैंने बैंक को दिया था वो डिसऑनर हो गया। बीइंग बिल डिसऑनर्ड बाय कुश, बीइंग बिल डिसऑनर्ड बाय कुश। फिर आगे बढ़े, तो नोटिंग चार्जेस 60 रुपए बैंक ने पेड किए। बेटा बैंक ने नोटिंग चार्जेस पेड किए, इसका मतलब बैंक ये पैसा किसको मांगेगा? तो बैंक ये पैसा हमको यानी रणवीर को मांगेगा। आप रणवीर की बुक में एंट्री कर रहे, और रणवीर बोलेगा कि बिल डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्ज लगे तो मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो रणवीर ये पैसा किससे मांगेगा? कुश से। तो रणवीर कहेगा कुश से पैसा लेना है और बैंक वालों को पैसा देना है। तो एंट्री बनी, कुश से पैसा लेना है, कुश का अकाउंट डेबिट, और बैंक को पैसा देना है, बैंक का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, बैंक ने नोटिंग चार्जेस पेड किए। फिर बेटा बैंक ने नोटिंग चार्जेस पेड किए एंड रिन्यूड एट हिज रिक्वेस्ट। अब कुश ने हमसे रिक्वेस्ट की, कुश ने कहा कि भाई साहब बिल को क्या कर दो? रिन्यू। लेकिन ये वाले रिन्यूअल में उसने कोई पैसे नहीं दिए। ऊपर वाले रिन्यूअल में थोड़े पैसे मिले थे अपने को, कैश में 3000 मिले थे। यहां उसने कोई पैसे नहीं दिए, बोलता है कि पूरे ही पैसे पे आप ब्याज लगा दो। तो लिखा है रिन्यूड एट हिज रिक्वेस्ट फॉर 1 मंथ। उसने बोला 1 महीने बाद पैसे दूंगा, आप चाहो तो 1 महीने का ब्याज लगा दो। कितना ब्याज लगा रहे? 10%। अब तक हमने जब भी ब्याज लगाया तो हमने बिल अमाउंट में नोटिंग चार्ज के भी पैसे जोड़ के ब्याज लगाया। लेकिन यहां क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। रिन्यूड एट हिज रिक्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ विथ इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर। मतलब ब्याज आपको स्पेसिफिकली बोला है किस पे लगाओ? बिल के अमाउंट पे, यानी सिर्फ 3000 रुपए पे अपने को ब्याज लगाना है। तो हम सामने वाले पे ब्याज लगाएंगे 3000 पे 10% 1 महीने के लिए। 30,000 का 10% 1 महीने के लिए 30 का नहीं है, सॉरी, 3000 का 10% 25। अब मैं
कुछ पे ब्याज लगा रहा हूं, मतलब मुझे कुछ से ब्याज का पैसा लेना है, तो कुछ का अकाउंट डेबिट, और ब्याज मेरी इनकम है तो इंटरेस्ट इनकम को करेंगे क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कुछ, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कुछ। शर्मा जी, इस चैप्टर में आपका ये कितवा लेक्चर है? तीसरा या चौथा? तो ऐसे से कैसे होगा? बैठिए। आयुष जी बताइए, नया बिल कितने रुपए का बनेगा? बैठिए बेटा, बोलिए, बिल कितने रुपए का बनेगा? बैठिए बेटा, बोलिए, बिल कितने रुपए का बनेगा? 95 रुपीज का बिल बनेगा। बैठिए बैठिए। वैष्णव जी, बिल कितने रुपए का बनेगा? 3075। ठीक है, बैठिए। मतलब अभी धन ऋण गुणा भाग सिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो आप समझ रहे हैं ना क्या? देखिए, आपको एक बात बताता हूँ। आप में से कितने लोग जीएस कॉलेज से हैं? हाथ ऊपर करेंगे। मतलब ये कि आप सब 75% के ऊपर वाले हैं, ऐसा ही है ना? क्योंकि वहां तो सब क्रीम बच्चे रहते हैं। पर आपको एक ईमानदारी की बात बताओ क्या, जो सुबह की बैच है उनका परफॉर्मेंस आप लोगों से बेटर है, एवरेज यानी ओवरऑल बच्चों का देखा जाए तो। क्यों बेटर है? क्योंकि वो लोग ना क्लास थोड़ी सी जागते हुए कर रहे हैं, और आप शायद कॉलेज जाके बहुत थक जाते हैं, या हो सकता है दोपहर के 2:30 बजे आपको बहुत जम के नींद आती खाना खाने के बाद। अगर ऐसा है तो अपन बैच का टाइम चेंज कर देते, है ना? नहीं तो क्या होगा, पूरी बेहोशी बेहोशी में क्लास करोगे, और बाद में पता चलेगा कि पूरा 12th के सारे चैप्टर हाथ से निकल गए। तो थोड़ी ठंडी कम हो जाने दो, मैं आपको सुबह ही बुलाता। नहीं, तैयारी रहो आप अब, बिल्कुल आपको सुबह ही बुलाऊंगा अब। क्योंकि क्या है, आप लोग सब नशे में क्लास कर रहे, लिटरली नशे में कर, यानी बस ऐसे थक के आके बैठ रहे, और बस बस सर अब आप कैसे भी करके पढ़ा दो, ऐसा वाला अप्रोच है आपका, है ना? बस अभी आप तैयार रहो, थोड़ी ठंडी कम हो जाने दो, अभी ऐश कर लो। आपको थोड़े दिन सोने देता मैं चैन से, तो सुबह ही बुलाने वाला हूँ। तो बेटा, अपना जो बिल है, बिल कितने रुपए का बनेगा? 3085। लॉजिक समझो, हमको कुछ से पैसा लेना है 3000, डेबिट करना किसी व्यक्ति को, उसका मतलब है कि उस व्यक्ति से आपको पैसे लेने हैं। फिर मैंने कुछ का अकाउंट डेबिट किया 60 रुपए से, फिर मैंने कुछ का अकाउंट डेबिट किया 25 रुपए से, मतलब मुझे कुछ से 3085 लेना है। यानी मुझे नया बिल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3085, और ये नया बिल कुश ने दिया, कुश का अकाउंट क्रेडिट 3085। बीइंग न्यू बिल रिसीव्ड, बीइंग न्यू बिल रिसीव्ड। तो बेटा मामला ये है कि सिचुएशनल प्रॉब्लम है, छोटी छोटी सी कंडीशंस बना के दी है, और आपको उन कंडीशन के मुताबिक एंट्री करनी है। जितनी कंडीशन उतनी एंट्री, तो कंडीशन पूर्ता एंट्री करना है।
तो अब इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं। बेटा ये आपके बुक में का क्वेश्चन नंबर 23 है और प्रबोधन की बुक में आपको ये सारी एंट्रीज करनी है। शुरू कीजिए। बेटा देखो पहला केस रिन्यूअल का है। रिन्यूअल में हमने 4 एंट्री की थी, यहाँ पे 3 होंगी क्योंकि कुछ पैसे नहीं मिले, तो 4 के बजाय 3 एंट्री।
कितने लोगों का हो गया बेटा? चलो चेक करो एक बार, पूरा ध्यान दो और बातें मत करो। क्या लिखा है कि रिन्यूड वीरेंद्रस एक्सेप्टेंस, मतलब वीरेंद्र वाला एक्सेप्टेंस हमने रिन्यू करवा दिया। वीरेंद्र हमारा ड्रॉवी है बेटा। जिस समय वीरेंद्र ने हमको बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट करके दिया होगा उस समय हमने एंट्री की होंगी बिल रिसीवेबल डेबिट टू वीरेंद्र। अब रिन्यूअल है तो हम इस एंट्री को रिवर्स करेंगे। तो पहली एंट्री बनेगी वीरेंद्र अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल हो गया डिसऑनर। बाद में हमने वीरेंद्र पे कितना ब्याज लगाया? 500। तो हम कहेंगे वीरेंद्र से पैसा लेना है, वीरेंद्र डेबिट, ब्याज हमारी इनकम है, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, और हमने ब्याज का पैसा बिल में जोड़ दिया। तो 17,500 और 500 18,000 का नया बिल बना। तो हमने कहा बिल रिसीवेबल डेबिट 18,000 और वीरेंद्र का अकाउंट क्रेडिट 18,000। हमको वीरेंद्र से 18,000 का बिल मिला। कितने लोगों की तीनों एंट्री बराबर है?
ठीक। इसके बाद बैंक ने इन्फॉर्म किया। बेटा कोई भी इन्फॉर्म करेगा तो हमेशा किसके बारे में इन्फॉर्म करेगा? डिसऑनर के बारे में। ये बताया कि राधा का एक्सेप्टेंस जो था वो डिसऑनर हो गया। बैंक ने इन्फॉर्म किया मतलब बैंक रिलेटेड पार्टी है, तो इसका मतलब हमको राधा से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है। तो डिसऑनर की एंट्री बन गई राधा अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद बोला कि नोटिंग चार्जेस 185 बैंक ने दिए। बैंक हमसे पैसा मांगेगा, हम राधा से पैसा मांगेंगे, तो हमें ये 185 राधा से लेने हैं और ये 185 हमें बैंक को देने हैं। तो नोटिंग चार्ज की भी एंट्री यही बनी, राधा अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद बोला है सेंट एक्सेप्टेंस 12,000 एट 120 डे आफ्टर साइट ड्रॉन बाय मधुकर। बिल किसने ड्रॉ किया? मधुकर ने। हमने एक्सेप्टेंस भेजा, मतलब हम कौन हो गए? ड्रॉवी। तो हमारे लिए ये बिल क्या हो गया? बिल्स पेएबल। तो हम एंट्री करेंगे मधुकर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। उसके बाद पंडरीनाथ ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस विच डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर कलेक्शन। बेटा वो बिल जो हमने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा था वो ऑनर हो गया। ऑनर हो गया मतलब हमको पैसे मिल गए, पर जो बिल के पैसे वसूल करने का हमारा काम था वो हमारे बदले किसने किया? बैंक ने। तो कितने रुपए काट लिए? 120। तो हमको दिए 8,380। 120 खर्चा काट लिया, इसको हम क्या बोलेंगे? बैंक चार्जेस, डेबिट ऑल एक्सपेंस। और ये पैसा हमें किसने लाके दिया? बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट ने। तो बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट अब अपनी असेट नहीं रहा। कितने लोगों की सभी कंडीशंस में बराबर है एंट्री? और कितने लोगों को ये समझ आ रहा है? समझ कितने लोगों को आ रहा है? ठीक है, ठीक है बेटा, बाकी कर लेंगे।